दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष जगताप, सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सेल्समैन नंबर 1 में। दोस्तों आज के हमारे वीडियो की डिस्कशन का टॉपिक है मॉडर्न ट्रेड सुपर स्टॉकिस्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज के दिन में हॉट टॉपिक है। और पैंडेमिक की वजह से मॉडर्न ट्रेड के जो बिज़नेस है वो बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ रहा है और बहुत लोगों की डिमांड थी कि इस विषय पे कोई वीडियो बनाना चाहिए। तो हम इसी सिलसिले में मॉडर्न ट्रेड का मैकेनिज्म और साइंस समझने के लिए हम आज पुणे में आए हैं। पुणे स्थित रोहित सप्लाई एंड लॉजिस्टिक के मालिक श्री रोहित राठी आज हमारे साथ में हैं, जो हमको विस्तार से मॉडर्न ट्रेड का साइंस हमको समझाएंगे और मॉडर्न ट्रेड में बिजनेस किस तरह से करते हैं और क्या क्या उसकी टेक्निक है और किस तरह से आगे बिजनेस को बढ़ाते हैं वो हमको विस्तार से बताने वाले हैं। रोहित सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहता हूं, सबसे पहले तो आपका परिचय दीजिए। मेरा पूरा नाम है रोहित श्रीनिवास राठी। हाँ। और मैं इस बिजनेस में 2014 से इंक्लूड हुआ हूँ इस बिजनेस में। मॉडर्न ट्रेड बिजनेस में कर रहा हूँ और करंटली अभी हमारे 2-3 फर्म्स हैं। और उसके अंडर में हमारे पास मल्टीपल ब्रांड्स हैं, जैसे कि कैडबरीज, हर्शीज, विप्रो, एससी जॉनसन, 2M, मैक्विटीज, पिल्सबरी, किया, सिस्का, ब्रिटानिया चीज़, ये सारे ब्रांड्स हमारे पास आज हैं और काफ़ी वाइड नेटवर्क है हमारा। और मॉडर्न ट्रेड के जो भी जितने भी मल्टीपल चेन्स हैं, डी मार्ट, बिग बाज़ार, ई कॉमर्स के जितने भी चेन्स हैं वो सारे आज हम सप्लाई करते हैं। ग्रेट। तो आपके पास तो कोई ब्रांड नहीं है, ऐसा मुझे तो लगता ही नहीं। आपके पास तो पूरी FMCG इंडस्ट्री समाई हुई है। तो हमको एक बहुत अच्छा नॉलेज आज के दिन में मिलने वाला है, क्योंकि आज यदि हम ये प्रोडक्ट्स की तरफ देखते हैं तो आपको सभी वेल नोन प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखाई देंगे जो कि सर सप्लाई करते हैं मॉडर्न ट्रेड में और ई कॉमर्स के सभी प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे कि ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि बिग बास्केट, ग्रोफर्स, हर्शी, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, सुपर डेली, ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे अपन सप्लाई करते हैं। ग्रेट। जिसमें कि प्रोडक्ट में शामिल हैं विप्रो, संतूर, इसके नाम ही काफ़ी है, आपको कोई बहुत ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैक्विटीज़ है, हर्शीज़ है और इसके अलावा उनके पास में जितने भी प्रोडक्ट है या फिर ब्रिटानिया है, उनका खासकर डेयरी डिवीज़न आपके पास में है। तो एक बहुत बड़ी रेंज है। तो हम आज जानेंगे उनसे विस्तार से। तो सर हमें बताइए कि आप इस बिज़नेस में कैसे आए और आप मतलब काफ़ी यंग एंड डायनेमिक है और इतने जल्दी आपने इतना सारा शोहरत कैसे हासिल किया, वो हमारे दर्शकों के लिए ज़रा बताइए। मैं 2013 में पढ़ने के लिए गया था UK। और वहाँ से मैंने बिजनेस मैनेजमेंट कंप्लीट करके मैं वापस आया ही थे। अक्टूबर 2013 में मैं वापस आ गया था। हाँ। उसके बाद मैं मार्केट रिसर्च कर रहा था। मेरे पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी थी ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। हाँ। लेकिन डैड चाहते थे कि मैं खुद का कुछ करूँ, मैं भी चाहता था मैं खुद का कुछ करूँ। ग्रेट। तो डैड बोलते थे कि जॉब मत कर, तू इंडिया में ही कुछ देख। अच्छा, तो मार्केट रिसर्च वगैरह किया और बिग बाजार तभी बूम में था, काफी ट्रेंड में था। और डी मार्ट भी नया शुरू हुआ था पुणे में, 2 या 3 स्टोर थे आई गेस तभी। तो रिसर्च वगैरह किया और काफी फ्यूचरिस्टिक लगा मुझे कि ट्रेड का जो हम जो जनरल ट्रेड, जो रिटेल ट्रेड करते आए हैं, उसका फ्यूचर मॉडर्न ट्रेड कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत बढ़ेगा। बहुत बड़ी बात है सर। और फॉर्चुनेटली मुझे कनेक्शन मिल गया। मेरे पार्टनर, जो मेरे फॉर्मर पार्टनर थे विकास जी मुंदड़ा, वो इस बिजनेस में थे। तो उनसे मैंने इस बारे में पूरा पूछा वगैरह और फिर उनके साथ मैंने पार्टनरशिप फॉर्म शुरू की थी और ऐसे मैं फरवरी 2014 में मैं इस बिजनेस में आ गया। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत अनोखी कहानी है कि आपने बिजनेस स्टडीज़ आपकी UK में कंप्लीट की और उसके बाद में यहाँ आकर आपने बिजनेस किया। नहीं तो लोग क्या करते हैं आजकल कि फॉरेन से कोई डिग्री लेके आते हैं और यहाँ पे नौकरी ढूंढते हैं बड़ी सैलरी की, लेकिन ये ना करते हुए आपने खुद का रास्ता चुना। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करूँगा। हाँ, आप हमें बताइए कि ये जो मॉडर्न ट्रेड में लिस्टिंग बोलते हैं या कैटलॉगिंग होती है, लिंकिंग होती हैं, हम अपना प्रोडक्ट को यदि मॉडर्न ट्रेड में बेचना चाहते हैं, ये कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बेचना चाहते हैं, तो हम किस तरह से बेच सकते हैं, इस बारे में ज़रा विस्तार से बताइए। प्रोडक्ट की लिस्टिंग लिंकिंग जो है वो रीजनल ऑफिसेस में होती है और हेड ऑफिसेस में भी होती है। आपको अपना प्रोडक्ट लेके जाना है, सैंपल्स लेके जाने हैं, पूरा कैटलॉग लेके जाना है, क्या क्या वेरिएंट्स उसमें अवेलेबल है, क्या क्या वैरायटी उसमें अवेलेबल है, डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट कलर्स, जो भी आपके जो प्रोडक्ट के वेरिएशंस है
वो पूरा कैटलॉग लेके जाना है, साथ में सैंपल लेके जाने हैं आपको। ग्रेट। तो वो वहाँ पे बार कोड जो है वो वहाँ पे लिस्ट हो जाता है, आपका कोड वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, और उसके बाद में आपके जो भी टर्म्स ऑफ ट्रेड है, कितना क्रेडिट पीरियड है, क्या मार्जिन है, वो आपका वहाँ पे क्या मार्जिन है वो वहाँ पे डिसाइड हो जाता है। ओके। और उसके बाद में कौन से वेंडर के थ्रू सप्लाई होगा, वो वेंडर के कोड के अगेंस्ट में प्रोडक्ट लिस्ट हो जाता है, और वेंडर को प्रोडक्ट्स के पीओ आना चालू हो जाते हैं। पीओ क्या होता है सर ये? परचेस ऑर्डर। ग्रेट। तो परचेस ऑर्डर का कुछ ऐसा ये है क्या कि उसका कोई मतलब टाइम पीरियड है कि ये पीरियड में अपने को मिलेगा? हाँ, हमारे यहाँ हमने शेड्यूल बना के रखा है। हाँ। क्योंकि मल्टीपल चेन्स को हम सप्लाई करते हैं, बिग बाजार, रिलायंस, डी मार्ट, बिग बास्केट। तो अगर सबके पीओ एक साथ में आ जाएगी तो वो बहुत कियोटिक हो जाता है। बराबर। तो हमने सबके लिए शेड्यूल बना के रखा है ताकि माल अच्छे से फ्लो हो। तो मंडे से लेके सैटरडे तक हमने पूरा एक शेड्यूल बना के दिया है सबको। और विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स हम लोग वो प्रोडक्ट सप्लाई कर देते हैं। अगर मंडे को ऑर्डर आता है तो ट्यूसडे को उसका ऑर्डर फुलफिल हो जाता है। तो प्रॉपर डिस्पैच प्लान आपके पास? प्रॉपर डिस्पैच प्लान है जो हर स्टोर को भी कम्युनिकेटेड है और उसी को फॉलो किया जाता है। वेरी गुड। इसके लिए ये मॉडर्न ट्रेड सुपर स्टॉकिस्ट बनने के लिए कुछ अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है सर? नहीं, आपको नॉर्मली जो लगता है वो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के लिए आपको फूड लाइसेंस लगेगा, शॉप एक्ट लगेगा। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हो तो आपको एक ग्राम पंचायत का एनओसी लगेगा। और बस ये 3 ही चीज है। और अगर आप स्मॉल स्केल में हो तो आप उद्यम आधार भी ले सकते हैं। और जीएसटी नंबर 1 जरूर? जीएसटी नंबर 1 है, वो तो मैंडेटरी है। वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली फूड लाइसेंस और जीएसटी नंबर और शॉप एक्ट और ये जितने भी लाइसेंसेस है सारे जरूरी है टू फॉलो ऑल द लीगल कंप्लायंसेस। ग्रेट। इसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है सर एक सुपर स्टॉकिस्ट, मॉडर्न ट्रेड सुपर स्टॉकिस्ट बनने के लिए? मॉडर्न ट्रेड सुपर स्टॉकिस्ट बनने के लिए आपको मेजॉरिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इज अ गुड वेयर हाउस। उसमें अगर आपके पास कोई कोल्ड वाले प्रोडक्ट्स है तो आपको एक कोल्ड रूम या कोल्ड चेन की जरूरत पड़ सकती है। और आपको व्हीकल्स की जरूरत है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की, डिपेंडिंग ऑन द साइजेस एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो आपके पास है। तो आपको छोटी से लेके बड़ी गाड़ी कोई भी जो आपको फिजिबल है बिजनेस के लिए वो आपको लग सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैन पावर आपके पास में होना चाहिए। लेबर तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी कर सकते हो या आप अपना खुद का लेबर भी रख सकते हो। और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, जैसे हमारे पास इन हाउस अकाउंटेंट है, हमारे पास इन हाउस बिलिंग स्टाफ है, हमारे पास इन हाउस स्टोर इंचार्ज है। हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज काम डिवाइड किया गया है। ग्रेट। तो आप यानी कि काम को डेलीगेट करते हैं जी, और जिससे काम करने में आसानी होती है। जी हाँ, क्योंकि मल्टीपल कंपनीज होने की वजह से ऐसा है कि हम नहीं चाहते कि ना किसी एक बंदे पे ज़्यादा लोड हो जाए या कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। तो हमने कंपनीज वाइज डिवाइड कर रखे हैं, उस हिसाब से अलग स्टोर इंचार्जेस है। तो पूरा डिलीवरी से लेके माल इन्वेंट्री तक, फीफो मेंटेन करने तक, वो सारा काम वो बंदा उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए देखता है। फीफो क्या होता है सर ये? फीफो इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ग्रेट। तो उसमें क्योंकि हमारे बिजनेस में एक्सपायरी और डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक्सपायरी हो जाता है तो माल एक्सपायर ना हो, इसलिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब कि जो माल पहले गोडाउन में आया है पहले वो बाहर जाना चाहिए। क्योंकि रोज माल इन एंड आउट होता है, रोज माल बाहर जाता है और रोज हम लोग नया माल मंगाते हैं। तो पुराना माल जो है वो पहले बाहर जाना चाहिए और जो फ्रेश माल है वो सिस्टम में रहे। तो इस वजह से गोडाउन में एक्सपायरी होने का खतरा टल जाता है। ग्रेट। इसी को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। यस, इसी को फीफो कहते हैं। बहुत अच्छा लगा ये जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सर ने हमको दी है इस बारे में। सर जी, मैं ये जानना चाहता था आपसे कि जो आज के दिन में मॉडर्न ट्रेड के आउटलेट तक, आपके गोडाउन से वहाँ तक माल जो पहुँचता है और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट आपका, तो क्या आपके पास में लॉजिस्टिक की जो सुविधाएं हैं वो किस तरह से आपका ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, इस बारे में ज़रा विस्तार से मेरे दर्शकों को बताइए। ट्रांसपोर्ट की जो सर्विसेज हैं, जो वैन्स, जो व्हीकल्स, डिलीवरी व्हीकल्स जो यूज़ होते हैं, वो आप दोनों मोड में रख सकते हैं। आप सेल्फ ओन्ड भी रख सकते हैं, खुद की खरीद के भी रख सकते हैं, या फिर रेंटल पर्पस पे भी रख सकते हैं। डिपेंडिंग, आप अगर बिजनेस में नए हो, आपको अपना कैपिटल नहीं ज़्यादा इन्वेस्ट करना है तो आप रेंट पे रख दीजिए। और बाद में जैसे जैसे आप अगर ग्रो हो रहे हो तो आप अपनी खुद की भी सेल्फ ओन्ड व्हीकल्स बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अभी फिलहाल खुद की हैं या फिर रेंटल है? हमारे पास दोनों है, कुछ रेंटल्स भी है और कुछ सेल्फ ओन्ड भी है। ओके। लगभग इतने व्यापार, जो इतनी कंपनी आपके पास है, कितने व्हीकल इसके लिए लगते हैं आपको? आज के तारीख में हमारे पास जो डेली बेसिस पे जो काम करते हैं रेंटल्स पे, वो है 10 गाड़ियाँ। हाँ।
उसमें छोटी बड़ी 207 से लेके 709 तक सारी गाड़ियां हैं। ओके। और उसके अलावा अगर हमको कभी एक्स्ट्रा लोड के टाइम पे अगर हमको कोई एक्स्ट्रा व्हीकल की ज़रूरत पड़ जाती है तो हम एक्सटर्नल ट्रांसपोर्ट भी मंगा लेते हैं। जैसे हम पुणे पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं, जब हम रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र कवर करते हैं, नागपुर से लेकर रत्नागिरी तक जब हम कवर करते हैं तो उसके लिए फिर कभी कभी हमको आउटसाइड ट्रांसपोर्ट की भी हेल्प लेनी पड़ती है। हम उनको फिर केजी वाइज या फिर रूट वाइज हम उनको ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे करते हैं और हम हमारा बिजनेस चलाते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो कंपनियाँ होती हैं वो कुछ लोग आपके यहाँ पे असाइन करती हैं, जिसमें सेल्स ऑफिसर, टेरिटरी सेल्स इंचार्ज, एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर, सेल्स मैनेजर, इस प्रकार के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो आपका क्या प्रकार का कम्युनिकेशन उनसे होता है और उनके साथ में आपका किस तरह से व्यवहार होता है, और आप उनका आपके साथ में कैसे संपर्क आता है? डेली बेसिस पे हमारा जिनके साथ कोऑर्डिनेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो होते हैं कंपनी के सेल्स ऑफिसर्स और मर्चेंडाइजर्स। जो पीओ कलेक्ट करके आते हैं, जो टीएसआईज होते हैं, जो सेल्स ऑफिसर है जो पूरा एरिया संभालते हैं। डेली बेसिस पे हमारा उनके साथ कम्युनिकेशन होता है कि क्या परचेस ऑर्डर लगाना है, कितना इन्वेंट्री मेंटेन करना है, मंथली टारगेट कितना है, टारगेट अचीव कैसे होगा, सेल्स का प्लान क्या है, वो सारा। उसके अलावा अगर कभी कोई डिस्प्यूट है या कभी कुछ ऐसे ही कुछ ऑफर्स के बारे में या कोई हेल्प के बारे में बात करनी होती है, चाहे कंपनी को हमसे हेल्प चाहिए या हमको कंपनी से हेल्प चाहिए, तो हम एएसएम लेवल तक बात करते हैं। अगर एएसएम से भी कुछ काम नहीं बन रहा है तो कभी कभी हम नेशनल सेल्स मैनेजर से भी बात करते हैं। और जैसे कि है कि पूरे इंडिया में नेशनल सेल्स मैनेजर जो है वो हर सिटी में कभी कभी विजिट के लिए जाते हैं, हर सिटी का दौरा लेने जाते हैं कि वहाँ पे परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। तो जब भी कोई भी एएनएसएम आता है पुणे में तो वो ज़रूर मुझसे मिल के जाता है। ग्रेट, बहुत अच्छी जानकारी आपने मुझे दी है, धन्यवाद। सर, मैं ये जानना चाहता था कि जो ट्रेड स्कीम आज के दिन में एफएमसीजी प्रोडक्ट के सेल्स और मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो ट्रेड स्कीम आप डिज़ाइन करते हैं या कंपनी डिज़ाइन करती है, और ट्रेड स्कीम का क्या महत्व आज मॉडर्न ट्रेड में है, इस बारे में ज़रा विस्तार से हमें बताइए। मॉडर्न ट्रेड बिजनेस का जो इम्पोर्टेंस जो आज बढ़ा है वो सारा ट्रेड स्कीम्स की वजह से बढ़ा है। पब्लिक जो आज आकर्षित होती है मॉडर्न ट्रेड स्टोर्स में जाने के लिए, रिलायंस में जाने के लिए, डीमार्ट में जाने के लिए, बिग बाजार में जाने के लिए, तो उसका जो मेन रीज़न है वो ट्रेड स्कीम्स है। जो डिस्काउंट्स जो कस्टमर्स को मिलते हैं, बाय वन गेट वन, बाय टू गेट वन, ये सारे जो स्कीम्स है, कंज्यूमर ऑफर्स, हाँ, ये सारे जो कंज्यूमर ऑफर्स है ये कंपनीज डिसाइड करती है। ये सारे ऑफर्स जो है मंथ ऑन मंथ बदलते हैं, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बदलते हैं, कंपनी दर कंपनी बदलते हैं, और ये सारे कंपनी ही डिसाइड करती है। और हर चेन में भी आप देखोगे तो अलग अलग डिस्काउंट्स ऑफर मिलेंगे सेम प्रोडक्ट पे। आप बिग बाजार में जाओगे अलग मिलेगा, रिलायंस में जाओगे अलग डिस्काउंट मिलेंगे, आप डीमार्ट में जाएंगे तो अलग डिस्काउंट मिलेंगे आपको। तो ये सारे जो है ये कंपनी डिसाइड करती है। हमारा काम होता है टाइम पे फिल रेट देना, 100% मैक्सिमम जितना फिल रेट हम दे सके परचेज ऑर्डर्स के अगेंस्ट में हम उतना डिलीवरी देते हैं। और जो भी डिस्काउंट हमारे साइड से आगे फॉरवर्ड होता है हम उसका फिर क्लेम बनाते हैं। और हर मंथ के एंड में जितना भी सेल हमने किया है डिस्काउंट में उसका प्रॉपर प्रोडक्ट वाइज लिस्ट बनता है। उस लिस्ट के अगेंस्ट में कितना डिस्काउंट हमने फॉरवर्ड किया है वो बनता है, और वो फिर हम कंपनी से क्लेम कर देते हैं। बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ हमको वो क्रेडिट नोट के तौर पे आ जाता है, उसके अगेंस्ट में कंपनी हमको वापस न्यू स्टॉक दे देती है। ग्रेट। एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंपनियों के कुछ एसक्यू होते हैं जो नहीं चलते हैं, यानी कुछ प्रोडक्ट होते हैं, नए प्रोडक्ट होते हैं, उसको मूवमेंट नहीं आती है, मॉडर्न ट्रेड में डिमांड नहीं आता है, या फिर वो गोडाउन में पड़े पड़े एक्सपायरी होते हैं लेकिन बिकते नहीं हैं, या फिर कुछ एसक्यू ऐसे होते हैं कि आपको कंपनी से तो क्वांटिटी में आ गए और आपको होप थी कि बहुत बिकने वाले हैं लेकिन नहीं बिके और ऐसे एक्सपायरी नहीं हुए हैं। ऐसे नॉन मूविंग स्टॉक को आप क्या करते हैं, इस बारे में हमको विस्तार से बताइए। ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने जगताप जी, क्योंकि ये ही है जहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स मार खा जाते हैं। क्योंकि फर्स्ट चीज़ होता है कि आपको सेल्स का आइडिया लेना बहुत ज़रूरी है, और डिपेंडिंग ऑन द सेल्स आपको अपना इन्वेंट्री मेंटेन करना है। बहुत बार आप इस होप में कि ये माल अच्छा बिकेगा अगले महीने, आप एक्स्ट्रा क्वांटिटी मंगा के रख लेते हैं, और सामने से बहुत बार ऐसा होता है कि उतने एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स नहीं आते हैं, वो माल अच्छा भी है लेकिन एक्सपायर भी नहीं हुआ है। उस केस में आपको नॉन मूविंग संभाल के रखना है, आपको अपनी कंपनी को इन्फॉर्म करना है
कि हमारे पास ये नॉन मूविंग स्टॉक है, कंपनी उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा लिक्विडेशन ऑफर देगी, या फिर कंपनी उसको रिटर्न लेके किसी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रांसफर कर देगी जिसको उसकी ज़रूरत है, जहाँ पे उसका सेल अच्छा हो रहा है। इससे आपका जो कैपिटल जो इन्वेस्टेड है स्टॉक में वो कम हो जाएगा और आप अपना मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप अपना बिजनेस रोटेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन था कि एक्सपायर स्टॉक और डैमेज स्टॉक का क्या है, मॉडर्न ट्रेड कंपनीज का ये पॉलिसी है कि गोडाउन डैमेज जो डिस्ट्रीब्यूटर खुद डैमेज करता है अपनी गलती से, वो कंपनीज रिटर्न नहीं लेती है। अच्छा। क्योंकि वो आपकी गलती की वजह से एक्सपायर और डैमेज हुआ। लेकिन जो माल आप आगे सप्लाई करते हो, आप चेंज को सप्लाई करते हो, तो चेंज के साथ में कंपनी की पॉलिसी होती है कि वो उस डैमेज प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर को दे, बदले में डिस्ट्रीब्यूटर को एक डेबिट नोट दिया जाता है उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में कि ये डैमेज प्रोडक्ट हम आपको रिटर्न दे रहे हैं। वो हमारे पेमेंट में से उतना पैसा कट करके हमको डेबिट नोट देता है। वो डेबिट नोट जो है हम उसका डैमेज क्लेम के अगेंस्ट में वो डेबिट नोट कंपनीज को अटैच करके भेजते हैं कि इतना डैमेज हमने रिटर्न लिया है, और उस डैमेज क्लेम का कंपनी हमको फिर से क्रेडिट नोट दे देती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जब भी आप डैमेज ले रहे हो किसी भी चेन से वापस, उसको काउंट करके लीजिए, उसको डेबिट नोट चेक करके लेना है, और उसको हमेशा गुड स्टॉक से अलग डैमेज के सेक्शन में मेंटेन करके रखना है। गोडाउन में ही अपने ही लेकिन अलग से उसको मेंटेन करना, अलग से, क्योंकि ये आपके नॉर्म्स के अंडर आता है कि आप गुड स्टॉक अलग रखें, डैमेज स्टॉक को अलग रखें, डैमेज और गुड स्टॉक को मिक्स ना होने दें। क्योंकि आप फूड डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपके फूड को जो गुड स्टॉक है उसको डैमेज हो सकता है, तो वो भी आपका लॉस हो सकता है। इसलिए हमेशा डैमेज स्टॉक और गुड स्टॉक को अलग रखिए। सर मैं ये जानना चाहता था कि मैं अक्सर मॉडर्न ट्रेड के कोई भी आउटलेट में जाता हूँ तो मुझे वहाँ पर कुछ प्रमोटर नज़र आते हैं जो ब्रांड को प्रमोट करते हैं, सेल करते हैं। तो ये प्रमोटर कौन अपॉइंट करता है और उनका क्या रोल होता है और इसका पैसा कौन देता है और इसका बेनिफिट क्या मिलता है आपको? ओके, प्रमोटर्स जो है वो कंपनी द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और उनका बेनिफिट ये होता है कि जब कस्टमर समझो आपके शेल्फ पे से कोई प्रोडक्ट लेके चला जाता है, उस शेल्फ को रीफिल करने का काम उस मर्चेंडाइजर का होता है, उस प्रमोटर का होता है। तो वो अगर प्रमोटर वहाँ पे मौजूद होगा तो वो टाइम पे आपका शेल्फ रीफिल कर देगा। टाइम पे आपके जो ऑफर्स की, बहुत बार देखोगे कि ना ऑफर्स का जो ब्रांडिंग किया जा रहा है वो गिर जाता है, तो फिर वो मर्चेंडाइजिंग भी वो करेगा। हाँ, मर्चेंडाइजिंग वो करेगा, कौन से प्रोडक्ट पे कौन सा ऑफर है, अगर किसी कस्टमर को डाउट है तो वो एक्सप्लेन करता रहेगा, और वो सारा गोडाउन से माल वापस शेल्फ पे फिल रेट रखना, और वहाँ पे शेल्फ पे भी फीफो मेंटेन करना जरूरी है। क्योंकि बहुत बार एक कस्टमर आगे से प्रोडक्ट लेके चला जाता है, पीछे का माल पीछे रह जाता है, तो वो पीछे के माल को आगे लाना और फिर नया माल पीछे भरना, ये काम भी प्रमोटर और मर्चेंडाइजर का रहता है। और ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, कभी मर्चेंडाइजर डिस्ट्रीब्यूटर के पेरोल पे होते हैं, कभी मर्चेंडाइजर कंपनी के पेरोल पे होते हैं। जैसे कि मैं लगभग पिछले 25 वर्षों से FMCG सेल्स और मार्केटिंग से जुड़ा हूं, तो मेरा ये अनुभव रहा है सर कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर के क्लेम कंपनी में अटक जाते हैं, पास नहीं होते हैं। तो मॉडर्न ट्रेड में भी कुछ इस प्रकार की समस्या से आप जूझते हैं? ये हर बिजनेस का पार्ट एंड पार्सल है। कि कभी कभार क्लेम सैंक्शन होने में, अप्रूव होने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि क्लेम हम जिसे क्लेम सबमिट करता है वो उस क्लेम को ऑडिट करता है, फिर वो अपने सुपीरियर को देता है, और वहाँ से वो अप्रूव होके साइन होके आता है, और उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर तक वो क्लेम का पैसा या क्रेडिट नोट पहुँचता है। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कोई बीमार है, या कभी कोई छुट्टी पे है, या कभी जो डेबिट नोट है जो हमको क्लेम में अटैच करने होते हैं वो हमको टाइम पे नहीं मिले हैं आगे स्टोर से। तो अगर हमें स्टोर से टाइम पे नहीं मिले तो हम आगे टाइम पे नहीं सबमिट कर पाते हैं, या जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं कंपनी के पास में, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स होती है क्लेम में, तो ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो एकदम अच्छे से चेक करके फिर अप्रूव करे। तो इसलिए कभी कभार अगर डिले हो जाता तो ठीक है, बट जितना मेरा आज तक का एक्सपीरियंस रहा है ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आती है। मोस्ट ऑफ द कंपनी जिनके साथ मैं काम करता हूँ वो 1 महीने के अंदर अंदर अपना क्लेम मुझे सेटल करके दे देते हैं। और कभी कभार अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर की भी जिम्मेदारी होती है एज अ चैनल पार्टनर कि वो उसको कंपनी को, उसमें कंपनी को सपोर्ट करे, और 1-2 महीना अगर कुछ होता है तो वो उसमें कंपनी का साथ दे। ग्रेट। लेकिन हमको क्लेम करते वक्त क्या सावधानी बरतना चाहिए? क्लेम करते वक्त अगर आपको अपने क्लेम जल्द से जल्द पास करवाने हैं और एकदम सही तरीके से पास करवाने हैं तो आपको सबसे बड़ी उसमें ये सावधानी बरतनी है कि जो आपने ऑफर्स जो दिए हैं, जो आप डेली बेसिस पे ऑफर्स दे रहे हैं, उसका आप एक वीकली रिपोर्ट बनाते जाए, समरी रिपोर्ट बनाते जाए, ताकि एट द एंड ऑफ द मंथ आप उस एक ही उस वीकली समरी को साथ में कर लें।
उसके लिए उसके बाद में जो ऑफर्स जो आपने दिए हैं, हर कंपनी के जो अलग अलग ऑफर दिए, अलग अलग शीट बना के रखिए और उसको अच्छे से मैच करके रखिए। जैसे हमारे यहाँ पे अभी इतने मल्टीपल कंपनीज हैं, तो हमने क्लेम के लिए एक अलग से एक बंदा रखा हुआ है जो सिर्फ क्लेम्स बनाता है और कुछ नहीं। तो उसका पूरा का पूरा फोकस क्लेम पे होता है, क्योंकि अगर मेरे साइड से भी अगर कोई एक भी बिल छूट गया क्लेम करने के लिए तो वो मेरा लॉस है, क्योंकि कंपनी बाद में उसका मुझे क्लेम नहीं देगी। तो अगर समझो मैंने 10,000 पीसेस ऑफर में बेचे हैं और मेरे पास से कोई क्लेम करने के लिए छूट जाते हैं, अगर 4,000 पीस भी छूट गए तो 6,000 का क्लेम मिलेगा, और 4,000 पीस अगर मेरे रह गए तो उसका क्लेम फिर कंपनी मेरे को नहीं देगी। तो वो जो है वो मेरे मार्जिन से, मेरे पॉकेट से बाहर जाएगा। ओहो, तो ये हमको सावधानी से बरतना है। और इतने सारे आर्टिकल्स होने की वजह से बेटर है कि आप एक पर्टिकुलर बंदा रखें जो सिर्फ क्लेम बनाता हो, ताकि आपके क्लेम टाइम टू टाइम आगे सबमिट हो जाए और वो टाइम से क्लियर हो जाए। ग्रेट। जो मेरा अगला सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि ये पीओ जिसे हम परचेस ऑर्डर कहते हैं वो आजकल किस तरह से जनरेट होता है और आपको कैसे मिलता है और कैसे उसके ऊपर आप एक्शन लेते हैं, इस बारे में ज़रा विस्तार से बताइए। परचेज ऑर्डर्स नॉर्मली हमको पहले जो थे वो बाय हैंड आते थे, कुछ चेंज के हम जैसे कि डीमार्ट के बाय हैंड आते थे, रिलायंस के हमको ऑन ईमेल आते थे, बिग बाजार के हमको सिस्टम जनरेट होके आते थे। अभी पोस्ट कोविड सारे कंपनीज धीरे धीरे ऑनलाइन मेथड पे शिफ्ट हो रहे हैं कि पीओस ऑटोमेटिक जनरेट होना शुरू हो जाए और सीधा कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर के वेंडर के कंप्यूटर पे उनको पीओ मिल जाता है। तो इससे फिजिकल एक्सचेंज भी बचता है। और पीओ जनरेट करने में जो सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम जो यूज होता है उसको हम ARS या CRS कहते हैं। हाँ। ये ऑटो रीजनरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है जो ऑटोमेटिकली सिस्टम में एक क्वांटिटी सेट कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर संतूर है तो संतूर प्रोडक्ट अगर समझो एक स्टोर है जो महीने में 2,000 पीस बेच रहा है, तो उसको पता है कि हर हफ्ते का समझो उसका एक इन्वेंट्री सेट हो जाता है। जैसे ही सिस्टम से ऑफटेक होता है, बेस्ड ऑन द ऑफटेक सिस्टम से इन्वेंट्री कम हो जाता है, तो उसको पता है कि ओके वापस मुझे इन्वेंट्री रिफिल करने के लिए सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देता है कि कितने पीसेस की ज़रूरत है। तो 2,000 पीस का अगर उसने इन्वेंट्री रखा है, अगर जैसे ही आपके 1,000 पीस कम हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपको वो 1,000 पीस का ऑर्डर आपको रीजनरेट करके दे देगा सिस्टम। यानी कि हमको बार बार ऑर्डर भी आज के दिन में जो एकदम रनिंग आइटम है उसके ऑर्डर बार बार मांगने की नहीं है। रनिंग आइटम की आपको ऑर्डर मांगने की जरूरत कभी पड़ती नहीं। जो TSIs है उनका काम है कि जो ऑफर्स जो है, ऑफर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी दे स्टोर को और उस प्रोडक्ट को पुश करे जिसके ऊपर ऑफर है। और उसमें भी 2 तरीके हैं, वो स्टोर लेवल पे जाके भी ले सकते हैं या रीजनल ऑफिस में जाके भी बड़े पीओज निकाल सकते हैं। जो परचेस ऑर्डर निकालने वाले लोग हैं वो कौन लोग होते हैं जो मॉडर्न ट्रेड में जिनसे बात करनी है? वो स्टोर्स में अपॉइंटेड होते हैं। हर स्टोर का एक अलग परचेज मैनेजर होता है जो परचेज ऑर्डर निकाल के देता है। उसके पास भी एक टीम होती है जो फूड, नॉन फूड कैटेगरी, डेयरी कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरीज हैंडल करते हैं। बेस्ड ऑन दैट कैटेगरी उनके सिस्टम में डेटा जनरेट होता है और बेस्ड ऑन दैट डेटा वो आपको परचेज ऑर्डर निकाल के ग्रेट। सुपर स्टॉकिस्ट के लिए सबसे ज़रूरी होता है गोडाउन और माल का स्टोरेज। किस तरह से आप करते हैं, किस तरह से स्टॉक का मेंटेन करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये सीधा कस्टमर के हेल्थ से जुड़ा हुआ चीज़ है। क्योंकि इनके पास अभी फूड प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो फूड प्रोडक्ट हो या फिर कोई कॉस्मेटिक भी प्रोडक्ट है तो उस कस्टमर के हेल्थ के साथ वो चीज़ जुड़ी होती है, तो उसको उस प्रकार से स्टोरेज एक हमको अच्छा करना पड़ता है। तो सर से हम विस्तार से जानेंगे कि वो किस तरह से प्रोडक्ट का स्टोरेज करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो प्रोडक्ट स्टोरेज में है दैट इज़ ये जो पैलेट्स आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे, ये पैलेट्स हम इसलिए लगाते हैं ताकि पेस्ट या कोई भी जैसे चूहा या कुछ कोई आ रहा है तो वो प्रोडक्ट को डैमेज ना कर सके। इसलिए ये पैलेट स्पेशली डिज़ाइन पैलेट्स होते हैं, इन पे हम माल रखते हैं। दूसरा चीज़ होता है स्टैकिंग में हर कंपनी का एक प्रोडक्ट के हिसाब से एक बॉक्स का नॉर्म है, तो उस नॉर्म को फॉलो करते हैं ताकि नीचे जो माल रखा है वो डैमेज ना हो। इसलिए एक वेट लिफ्टिंग का उसका जो कैपेसिटी होता है उस हिसाब से करते हैं। उसके अलावा हम पूरे गोडाउन में पेस्ट कंट्रोल रखते हैं। एवरी 15 डेज़ में पेस्ट कंट्रोल का ट्रीटमेंट होता रहता है, जिससे कि गोडाउन में पेस्ट की, रोडेंट्स की समस्या हमें नहीं होती है। और उसके अलावा आप देखोगे कि जैसे कि ये सारा जो है दिस इज़ द गुड स्टॉक सेक्शन, जैसे मैंने आपको अंदर भी बताया था। हमारा जो डैमेज सेक्शन है वो पूरा अलग है। तो डैमेज और गुड स्टॉक को अलग अलग रखने का बेनिफिट ये होता है कि जैसे कोई कॉस्मेटिक डैमेज हो जाता है तो उसकी स्मेल फूड प्रोडक्ट पे नहीं बैठती है।
अच्छा, ये भी एक ध्यान में रखने जैसी बात है कि फूड प्रोडक्ट को अलग स्टोर करना पड़ेगा, नॉन फूड को अलग करो, और उसमें भी डैमेज दिखा सकते हैं हमको, जैसे कि ये देखिए, ये जो सारे है ये फूड प्रोडक्ट्स है, मैक्विटीज है, ये सारा यहाँ से आगे का सारा फूड प्रोडक्ट है। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारा एससी जॉनसन और विप्रो वाला जो है ये सारा नॉन फूड हमने स्टोर अलग से किया हुआ है। तो देयर इज अ सेग्रीगेशन बिटवीन फूड प्रोडक्ट्स एंड नॉन फूड प्रोडक्ट्स। विप्रो का है, यहाँ पे संतूर है, यस, और ये बिस्किट है जैसे। यस। उसके अलावा कोल्ड रूम है, तो कोल्ड रूम में जो भी टेम्परेचर सेंसिटिव चीज़ें हैं जैसे कि चॉकलेट्स हैं, तो वो हम कोल्ड रूम में स्टोर करते हैं। अब ये हम आपको कोल्ड रूम के भी दिखा देते हैं। मैं देख रहा हूँ ये कुछ अलग है, ये कुछ इस बारे में ज़रा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। तो ये बेसिकली ये कोल्ड रूम है, ये चारों तरफ से सील्ड होता है, कंप्लीटली बंद होता है। इसमें डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑन द साइज़ एसीज लगाए गए हैं ताकि ये हमेशा ठंडा रहे। हम कोल्ड रूम में जो हम स्टोर करते हैं दैट इज़ टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट, जैसे कि हमारे चॉकलेट्स हो गए। बताइए जरा सर। अभी जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी सारी हर्शीज़ की चॉकलेट्स हैं, तो ये सारी इस कोल्ड रूम में स्टोर होती हैं ताकि ये ख़राब ना हो। इनको सप्लाई करते वक्त भी स्पेशल शिपर कंटेनर्स आते हैं जो कोल्ड होते हैं अंदर से, तो उसके अंदर ही ये चॉकलेट्स हमारी शिप होती है। उसके अलावा जैसे आप देखोगे तो ये कोल्ड फ्रीज़र्स हैं जिसके अंदर हमारे विनग्रीन्स के डिप्स वगैरह स्टोर्ड है, और उसके अलावा ये चिल पैड्स आते हैं जो इस प्रोडक्ट को ठंडा रखते हैं ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टर में शिप व्यवस्थित बताइए उसको। इसे ये होता है शिपर, ये चिल पैड होता है, ये शिपर के अंदर रखा जाता है प्रोडक्ट के चारों तरफ इर्द गिर्द, ताकि आपका प्रोडक्ट टेम्परेचर में ठंडा रहे जब तक कि वो सामने के स्टोर में नहीं पहुंच जाता। आपके पास इस तरह से फ्रीजर भी है? हाँ, ये डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट आप फ्रीजर ले सकते हैं, और अगर और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप पूरा का पूरा एक कोल्ड स्टोरेज रूम भी बना सकते हैं। थैंक्स। कोई भी बिजनेस मैनेज करने के लिए कुछ एक बैक ऑफिस टीम होती है, जैसे जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव टीम कहते हैं, और उनका एक हेड भी होता है। तो आपके पास ये क्या सिस्टम है, ये बताइए। अब ये है हमारे हेड मैनेजर, जनरल मैनेजर सचिन भराते। हाँ। पूरा जो बिज़नेस है वो सचिन मैनेज करता है मेरे एब्सेंस में। हाँ। और ये जो यहाँ पे जो आप देखोगे तो यहाँ पे मेरी पूरी टीम है। हाँ। ये मेरा पूरा बिलिंग का टीम है। ये सारे लोग यहाँ पे बिलिंग करते हैं। अभी क्लेम के लिए जो स्पेशलाइज बंदे हैं वो आज छुट्टी पे हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सेल्समैन नंबर 1 में। ग्रेट। जैसे कि पैंडेमिक के बाद में बहुत सारी चीज़ें वर्चुअल हो रही है, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, सिचुएशन तेज़ी से बदल रही है, और जनरल ट्रेड से फोकस पूरा मॉडर्न ट्रेड और ई कॉमर्स पे शिफ्ट हो रहा है। एफएमसीजी के अंदर इस सेक्टर में क्या फ्यूचर हो सकता है, इस बारे में हमारे दर्शकों को आप ज़रा विस्तार से बताइए। मॉडर्न ट्रेड का फ्यूचर तो बहुत ही ब्राइट लग रहा है मुझे कमिंग इन द फ्यूचर इयर्स। जिस हिसाब से जो बदलाव जो मॉडर्न ट्रेड में आ रहे हैं, जो चेंज जो है आजकल, जो मॉडर्न ट्रेड की जो चेंज है वो खुद भी अभी ऑनलाइन होते जा रही है। हर चेन अपना ऑनलाइन पोर्टल बना रही है। डी मार्ट रेडी आ चुका है, रिलायंस का जियो मार्ट आ चुका है। उसके अलावा डिलीवरी ऐप जैसे स्विगी थे वो भी अभी ग्रोसरी में आ गए। स्विगी इंस्टामार्ट आ गया है, अमेजोन ग्रोसरीज आ गया है, फ्लिपकार्ट आ गया है, बिग बास्केट आ गया है। तो धीरे धीरे हर बड़ा प्लेयर, हर बड़ा सेक्टर जो है, जो प्लेयर है वो इस ई कॉमर्स पोर्टल अपना बना रहा है और इसमें आ रहा है। तो धीरे धीरे ई कॉमर्स और मॉडर्न ट्रेड की जो मार्जिन लाइंस है वो मर्ज होते जा रही हैं। एमटीज आर नाउ बिकमिंग ई कॉमर्स एंड ई कॉमर्स आर नाउ कमिंग इनटू एमटीज। तो ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव और एक्साइटिंग मार्केट बन चुका है, और मेरे हिसाब से इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप सावधानी से इसमें सस्टेन कर पाए, अगर आप कोविड पीरियड अच्छे से निकाल पाए, आज का पीरियड सस्टेन कर गए, तो इसमें फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। ये जो सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफी मैं देख रहा हूँ, इस बारे में हमको बताइए कि आपको ये किस लिए दी गई है। ये प्लेडीज ग्लोबल की तरफ से मिला था हमको। स्पेशल 20 का सर्टिफिकेट है। ऑल ओवर इंडिया में जो 20 मोस्ट वैल्यूएबल पार्टनर्स है मैक्विटीज प्लेडीज ग्लोबल के लिए, तो उसमें मैक्विटीज बिस्किट्स, हाँ, मैक्विटीज जो बिस्किट्स हैं, तो इनके मोस्ट 20 वैल्यूएबल पार्टनर्स में से एक मैं हूँ। तो ये उसका सर्टिफिकेट है। ये मुझे मिला था। हमको चंडीगढ़ बुलाया गया था फैक्ट्री विजिट के लिए। वहाँ पे हमको फैक्ट्रीज दिखाई गई, एक बड़ा इवेंट था। ये मुझे मिला था सन 2019 में। साक्षी रिटेल जो मेरी एक सिस्टम कंसर्न कंपनी थी,
उसके लिए मिला था ये बेस्ट मॉडर्न ट्रेड डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया फॉर कोहिनूर। कौन सी कंपनी के लिए? कोहिनूर राइस और मैकॉर्मिक भी आप काम कर चुके हैं? यस, ग्रेट। तो उसमें पूरे इंडिया में बेस्ट मॉडर्न ट्रेड डिस्ट्रीब्यूटर का अवार्ड मिला था। बहुत बढ़िया। ये रोहित सप्लाई एंड लॉजिस्टिक्स ये करंटली मिला है मुझे हर्शीज के तरफ से। Q1 में टॉप 10% फॉर हर्शीज डिस्ट्रीब्यूटर में हमारा भी नाम शामिल हुआ था। ग्रेट। उसके लिए है। ये मुझे मिला है कैडबरीज की तरफ से, मॉन्डलीज की तरफ से। 12 साल कंप्लीट किए थे हमने मॉन्डलीज के साथ में। ओके। तो इसलिए ये सर्टिफिकेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट रिकॉग्निशन हमें दिया गया था। ऐसे काफ़ी सारे ट्रॉफीज और है, वो घर पे हैं अभी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बहुत उम्दा आप काम कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में रहेगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। आपने जो वैल्यूएबल टाइम हमको दिया मेरे दर्शकों के लिए, जिससे आने वाले दिनों में नए युवा जो इस लाइन में आने वाले हैं उनके लिए काफ़ी ये मोटिवेशनल और साथ ही साथ में मार्गदर्शक वीडियो साबित होगा, और बहुत कुछ नए लोग जो इंस्पायर होके इस वीडियो से इस बिजनेस को भी शुरू करेंगे, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। बस यही मैं चाहता हूँ कि जो नॉलेज मैंने दिया है अगर वो किसी के भी काम में आ जाए और किसी के जीवन में कुछ अच्छा प्रोग्रेस हो जाए तो इससे ज़्यादा और कोई बड़ी बात नहीं होगी। और आपको भी मैं आपके चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अब इसी तरह नॉलेज लोगों को बांटते रहिए, लोगों को अच्छी सलाह देते रहिए, और ऐसे लोगों आप भी तरक्की करते रहिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक्स।